एक्सेप्टर स्टेट्स, जैसे हमने डोनर स्टेट्स देखी, वैसे ही हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेप्टर स्टेट्स क्या होती हैं। impurity atoms which have a tendency to accept an electron are called acceptors। जैसे आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, हम कहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टर्स में क्या होगा कि अगर आप क्या करेंगे कि डोनर्स में होता था, आप कहते थे कि आप इम्प्योरिटी जो ऐड करते थे वो क्या होती थी, पेंटावेलेंट होती थी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टर्स में आप क्या करेंगे, आपके पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी, क्या होगी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी, और एक होल क्रिएट हो जाएगा। एक्सेप्टर स्टेट्स में आपके पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जैसे डोनर स्टेट्स में आपके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। A hole may be bound to a trivalent impurity in germanium or silicon, just as an electron is bound to a pentavalent impurity। जैसे पेंटावेलेंट के केस में आपके पास क्या होता था, आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जर्मेनियम या सिलिकॉन में डालते थे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है। यहाँ भी आपके पास क्या होगा, आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके बैलेंस शेल में, वो आप इम्प्योरिटी ऐड करें जर्मेनियम और सिलिकॉन में, तो आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि एक वैकेंसी रह जाएगी जो होल के तौर पे एक्ट करेगी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, अच्छा इसमें आपको ये भी याद होना चाहिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी हैं, ये आपकी बुक में लिखी हुई है। ये एमसीक्यूज में बड़ी इनका है कि आ सकता है। Trivalent impurities such as boron, aluminium, gallium, and indium are acceptors because they accept electrons from the valence bond in order to complete the covalent bonds with neighbor atoms, leaving hole in the bond। यानी आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, ये अगर इनमें से कोई सा भी एटम डालते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो वो क्या करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसके अब लेट्स सपोज आप बोरॉन डाल रहे हैं सिलिकॉन में, सिलिकॉन के अपने कितने 4, बोरॉन के कितने 3, ठीक है। तो उसके वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक की वैकेंसी हो जाएगी तो होल क्रिएट हो जाएगा, और ये आपस में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे होंगे। ये देखें, जैसे आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के सारे एटम शो किए हुए, और एक आपने क्या किया, बोरॉन डाल दिया। बोरॉन की वजह से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी एक होल की। देखें, पॉजिटिव होल एज वन इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव फ्रॉम ए बॉन्ड टू कंप्लीट द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑफ द बोरॉन, पी टाइप। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसके ग्राफ में थोड़ा सा फर्क होगा। जैसे आप, ये आपके पास क्या है, बैंड गैप है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, और ये आपके पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या था कि इस यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते थे तो आप कहते थे कि वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, मेजोरिटी क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पे आपके पास अब इस, जब आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी बोरॉन, तो आपके पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे, और ये आपका जो लेवल है फर्मी लेवल, ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे इसका पहले लेवल था ये उससे थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेप्टर लेवल, बॉन्ड लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिगर के क्या बता रहे हैं, बोरॉन हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, it can complete its tetrahedral bonds only by taking one electron from silicon-silicon bond, leaving behind a hole in the silicon valence band. The positive hole is then available for conduction। जैसे डोनर्स में आपके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता था इम्प्योरिटी एटम की वजह से, उसकी वजह से कंडक्शन होती थी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास होल होगा, क्या होगा, होल होगा, जो कंडक्शन में होगा, ठीक है। यानी जिसकी वजह से कंडक्शन हो रही होगी, जिसमें जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो होल एक्ट करा होगा चार्ज कैरियर के तौर पे। The boron atom is called an acceptor because when ionized, it accepts an electron from the valence band at 0 K, the hole is bound। जो बोरॉन है ना, बोरॉन को ही आप एक्चुअली जो इम्प्योरिटी एटम आपने ऐड किया उसे क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टर। जैसे बोरॉन के अलावा अगर आप पेंटावेलेंट डालते थे तो जो पेंटावेलेंट एटम होता था उसे कहते थे आप डोनर, ठीक है। इसको एक्सेप्टर कह रहे हैं, क्यों एक्सेप्टर कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे आयनाइज करेंगे, ठीक है, तो आप क्या आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन किससे, वैलेंस बैंड से, सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से, ठीक है। 0 K पे यानी टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तब होल जो होगा वो मूव नहीं करेगा, बाउंड होगा। ये आपके पास हो गया एक्सेप्टर्स। फिर उसके बाद आप देखिए कि थर्मल आयनाइजेशन ऑफ डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। थर्मल आयनाइजेशन क्या होगी, थर्मल जो है वो नाम से आपको पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक। और आयनाइजेशन आपके पास क्या होती है,
आयनाइजेशन में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि एक अगर एटम है तो उसके वैलेंस शेल से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किक आउट करवा देते हैं यानी बाहर चला जाता है, ठीक, ये ठीक जैसे आप फोटॉन स्ट्राइक करके या किसी भी तरीके से इसे बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये अब पूरा एटम नहीं रहा बल्कि ये आपके पास पॉजिटिव आयन हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव आयन हो जाएगा। तो ये आयनाइजेशन होती है। थर्मल आयनाइजेशन का मतलब है कि आपने जो इसके आयन बनाने यानी जो इलेक्ट्रॉन किक आउट हुआ है ये ड्यू टू टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से होगा। The calculation of equilibrium concentration of electrons from ionized donor is identical with the standard calculation in statistical mechanics of thermal ionization of hydrogen atom। ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं आपको कि आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखनी है अगर इलेक्ट्रॉन की आयनाइज डोनर से, तो वो आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही होगी जैसे आपके पास हाइड्रोजन एटम के केस में थी। एक मिनट जी। देखिए, impure crystal have added electrons or holes that change the balance from an intrinsic ideal crystal। intrinsic ideal crystal आपके पास क्या होगा, जिसमें आपने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन या होल उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, यानी नेचुरल फॉर्म में अपनी। और अगर आप impurity ऐड कर देते हैं, if an impurity atom adds an electron it is called a donor। अगर impurity atom जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उसे कहेंगे डोनर, और अगर impurity atom सब्सट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो आप उसे कहेंगे एक्सेप्टर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो है इलेक्ट्रॉन अराउंड इम्प्योरिटी इज एग्जैक्टली लाइक ए हाइड्रोजन एटम। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इम्प्योरिटी एटम के करीब कैसे करेगा, हाइड्रोजन एटम के की तरह act करेगा, एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन हैज इफेक्टिव मास m steric and the Coulomb interaction is reduced by the dielectric constant। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिड्यूस हो जाएगी, एम को एम स्टेरिक से रिप्लेस कर देंगे, ई स्क्वायर को यानी चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, चार्ज के स्क्वायर को, ई स्क्वायर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, ये नोट्स में देख लें आप। इफ देयर आर नो एक्सेप्टर पेरेंट प्रेजेंट, अगर कोई एक्सेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास ये होगा फार्मूला। और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है आपके पास एन डी जो है वो कंसंट्रेशन है डोनर्स की, ठीक है, एन नॉट जो ओरिजिनल थे आपके पास, अगर कोई एक्सेप्टर नहीं है तो आपके पास ये एक फार्मूला होगा जो शुरू में आपने पढ़ा था। और अगर लो टेम्परेचर लिमिट है तो तब क्या होगा आपके पास, लो टेम्परेचर लिमिट पे आपके पास ये होगा, ठीक है। और एन नॉट की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। एन नॉट की वैल्यू जो ये आपने पहले फाइंड की हुई है, ये प्रीवियस जो है आपके नोट्स में हुआ हुआ है, वो आपके पास एन नॉट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। आइडेंटिकल रिजल्ट्स होल्ड फॉर एक्सेप्टर्स अंडर द एजम्पशन ऑफ नो डोनर एटम्स। जैसे यहाँ पे स्टार्ट में आपने कह दिया कि इस केस में कोई अगर एक्सेप्टर एटम है ही नहीं तो तब आपके पास ये फार्मूला थे। इसी तरह आप क्या करेंगे, नो डोनर्स प्रेजेंट लिखेंगे और उनके फार्मूला लिखेंगे और उनके भी सेम ऐसे ही होंगे, बस एन डी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ डोनर के बजाय आपके पास एक्सेप्टर्स की कंसंट्रेशन आएगी। If the donor and acceptor concentrations are solved by numerical method, where the law of mass action Np requires Np product to be constant at a given temperature। Np constant हो आपके पास, ये भी हमने स्टार्ट में देखा था, जो आपने N कंसंट्रेशन यानी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और P यानी नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया था, लॉ ऑफ मास, वो आपके पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए किसी खास टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे। An excess of donors will increase the electron concentration and decrease the hole concentration। The sum n plus p will increase। अच्छा, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसका मतलब है ऑफ कोर्स होल कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर कंडीशन में आप देखते थे ना बच्चों, आपको याद होगा कि आपके पास ये जो है वो बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जम कंडक्शन करके में। ऊपर गया है तो इधर उसने क्या किया है, होल छोड़ दिया, उसने क्या किया, होल छोड़ दिया, यानी हम्म, लेफ्ट उसका होल हो जाता है। जितने आपके इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं उतने ही होल होते जाते हैं। लेकिन अगर ये हम बात करें डोनर्स की, किसकी बात करें, डोनर्स की, ये तो डोनर्स के बगैर इंट्रिंसिक जो कंडीशन थी उसमें था, ठीक है, कि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट करते हैं उतने होल आ जाते हैं। लेकिन डोनर्स का मतलब है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, डोनर्स का मतलब होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका मतलब है होल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
ठीक हो गया। डोनर्स की मतलब इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत होल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वैसे तो इक्वल आ रहे थे, लेकिन डोनर्स की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएंगे, कम। कंडक्टिविटी विल इंक्रीज एज एन प्लस पी। एन प्लस पी क्यों इंक्रीज हो रहा है सम, क्योंकि एन तो इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे तो इनका रेशियो जो है वो सेम बन रहा होता था, अगर हम कहते थे कि जितने आपके पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो एक ही क्या होगा, होल होगा, ठीक है, या अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन मतलब होल होंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि डोनर की वजह से ये वाली टर्म जो है ये बढ़ रही है, प्लस हम कह देते हैं कि यहाँ पे 2 आ गया है तो ये 13 हो गया है, लेट्स सपोज ये क्या हो गया, 13 हो गया है। ये उतना ही रहा क्योंकि इधर कोई चीज़ बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि ओवरऑल जो इसका आंसर आना था 22, उसकी निस्बत अब क्योंकि डोनर्स की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, तो आपके पास 24 आंसर बन रहा है, यानी इंक्रीज हुआ। क्या हुआ है, इंक्रीज। इस ये समेशन जो है ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और इफ द मोबिलिटी इज इक्वल, मोबिलिटी का मतलब है कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी आपके पास जो होगी उसका मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और होल की है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख रहे होते हैं कि जो होल मूव कर रहे हैं और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो क्या है, वो इक्वल है। जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उतने ही क्या कर रहे होंगे, होल मूव कर रहे होंगे, तो मोबिलिटी इनकी क्या होनी है, इक्वल। तो अगर कंडक्टिविटी आप लिखेंगे, वो क्या होगी आपके पास, एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू ई म्यू पी, यानी कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन और होल की आप लिखेंगे, इसी तरह फिर आप उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ से एन प्लस पी और ई म्यू आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इससे आगे ये आ गया आपके पास। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। बुक का एक टॉपिक है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है आपके पास, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, द thermoelectric effect is the direct conversion of temperature differences to electric voltage and vice versa via thermocouple. Conversely, when a voltage is applied to it, heat is transferred from one side to the other, creating a temperature difference. ठीक है, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा है जो आपको क्या करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या वोल्टेज डिफरेंस को टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके पास एक्चुअली इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये देख लें कि एक्चुअली है क्या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आपकी बुक में है वो ये क्या है, वो है कि वो बता रहे हैं आपको कि कंसीडर इस सेमीकंडक्टर मेंटेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर while an electric field drives through it an electric current density, both electron and hole contributes to conductivity. आपने एक सेमीकंडक्टर रखना है, ठीक है, जिसे आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे और वहाँ उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करेंगे, पास करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने की वजह से क्या होगा, जैसा कि अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो उस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, यानी इनकी मोबिलिटी होगी। तो आप कहेंगे कि करंट डेंसिटी क्या है, मूव करना, किसी भी चार्ज के मूव करने का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप उसकी करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे जो आपने जे क्यू से लिखी। और जे क्यू से आपने क्यों लिखी है, क्योंकि इसका मतलब है कि क्यू जो है वो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये होल भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी सेमीकंडक्टर कोई आपने रखा, कोई भी मटेरियल कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो उस सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, उनकी मोबिलिटी होगी। और मूव करने का मतलब है चार्ज कैरियर का कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हम कहेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी को हमेशा जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में क्यू लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे करंट डेंसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, ठीक है। मतलब बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट टू कंडक्टिविटी, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं, जे, यानी डेंसिटी, आपके पास डेंसिटी किस चीज़ की डेंसिटी होती है, चार्ज कैरियर की होती है, इसे क्या लिखते हैं, चार्ज। और साथ में आपके पास वेलोसिटी है, यानी किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास करंट डेंसिटी होगी। और इसमें आप देखें कि डेंसिटी मतलब कितने आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप लिखेंगे एन, एन बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर चार्ज के लिए आपने लिखा क्यू ई, कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस की बात कर रहे हैं।
वेलोसिटी के साथ सबस्क्रिप्ट में भी आपने लिख देना है, और वेलोसिटी की तरह वेक्टर ज़रूर डालिएगा ताकि पता चले वेलोसिटी है। और सबस्क्रिप्ट में ई मतलब वेलोसिटी आपके पास चार्ज कैरियर की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। प्लस आप पी लिखेंगे, क्यू एच पी एच। पी मतलब होल्स के जो है वो डेंसिटी है। क्यू एच सबस्क्रिप्ट में मतलब होल्स के चार्ज कैरियर है और उसकी वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, क्यू की जगह ई भी लिख सकते हैं। ठीक। बस इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में यहाँ पे सिर्फ चार्ज का फर्क है, बाकी उनके ऊपर जो है वो सेम चार्ज है। ठीक है। सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे और इधर नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये आपके पास ओवरऑल करंट डेंसिटी बन रही होगी। अच्छा, इसके बाद देखें, इसकी एक फिगर थोड़ी सी देख लें। उसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये आपके पास लेट्स सपोज कोई है मटेरियल, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर इस डायरेक्शन को मूव करें, नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ इतना ही फर्क है। होल जो होंगे वो इसकी किस तरफ आ रहे होंगे, इस तरफ। ये देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होल्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं। और ओवरऑल आपने करंट डेंसिटी उसकी डायरेक्शन बता दी, ये जो आपने होल्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ठीक है। इसका मतलब है करंट डेंसिटी में बता रही है कि कंडक्टिविटी जो है वो उसकी कैसे है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट टू कंडक्टिविटी एंड कंडक्ट हीट, और क्या करेंगे, हीट कंडक्ट करेंगे। इफ द करंट इज कैरिड और ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज फ्लक्स इज दिस। कह रहे हैं कि आपके पास अगर सिर्फ हम बात करें करंट की, कंडक्टिविटी की, ठीक है, और हम कहते हैं कि करंट सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से हम देखें कि क्या है, तो चार्ज फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, यानी जे क्यू इक्वल्स टू एन माइनस ई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये आपके पास क्या वेलोसिटी है। और अगर आपको याद हो वेलोसिटी और मोबिलिटी में क्या रिलेशन होता था, वो आपके पास ये था। ठीक है। आप लिखते थे म्यू, और ये सबस्क्रिप्ट में आप छोटा सा इसके लिखेंगे ई, और और वो किसके इक्वल था, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल था। ठीक हो गया। अगर आप इसमें से आपने वेलोसिटी अलग करना है तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू म्यू ई, और ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपने यहाँ पे लिख दिया म्यू ई और ई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास एन ई म्यू ई और ई आ जाएगा। ये आपके पास चार्ज फ्लक्स है। कब है, जब आप कहते हैं कि करंट से फ्लो कर रहा है अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और नीचे आपको बता दिया है कि म्यू ई जो है वो एक्चुअली मोबिलिटी है। The average energy transported by an electron is referred to the Fermi level, यानी टोटल एनर्जी कितनी फ्लो करी होगी, क्योंकि अब आप बात करें इलेक्ट्रॉन्स और करंट की और फर्मी लेवल्स की, तो आपने यहाँ से बता देना है कि ई सी माइनस म्यू प्लस 3/2 के बी टी। आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि आपके पास जो है, हम यहाँ बात किसकी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बैंड एज जो है वो हमने ई सी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। जैसे आपने बैलेंस बैंड का बैंड एज जो है ई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ई सी माइनस फर्मी लेवल, जो भी आपका फर्मी लेवल होगा, जैसे डोनर में हमने देखा था इधर नीचे आ जाता है। प्लस आपके पास ये एनर्जी की टर्म 3/2 के बी टी ऐड हुई हुई है। ये 3/2 के बी टी कहाँ से आया, ये आपके पास, आपको याद है टेम्परेचर हम देते हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आती है, एवरेज एनर्जी। तो टोटल एवरेज एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा फर्मी लेवल से, वो आपके पास क्या हो जाएगी, ई सी माइनस म्यू प्लस 3/2 के बी टी। ई सी आपके पास क्या है, एनर्जी एट द कंडक्शन बैंड एज पे, कंडक्शन बैंड एज पे जो होगी एनर्जी वो ई सी है। और म्यू के आपके पास फर्मी लेवल है। ठीक है। और म्यू हमने जनरल इसलिए लिया है क्योंकि फर्मी लेवल मोस्टली कंडक्टर्स का क्या होता है, सेम आ रहा होता है। यहाँ ये बात बताई हुई है। तो एनर्जी फ्लक्स क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लक्स आपके पास, जैसे हमने यहाँ चार्ज फ्लक्स लिया था ना, एन ए म्यू ई ई, यहाँ पे आप एनर्जी फ्लक्स लेंगे, और दैट कंपनीज द चार्ज फ्लक्स। वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो कैसे लेते हैं आप, एन लेते हैं, और जो आपने जे क्यू लिखा होता है ना, ई की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो आपने ई लिया हुआ था उसकी जगह आपने क्या लिखते हैं ना, यही एनर्जी की वैल्यू, ई सी माइनस म्यू प्लस 3/2 के बी टी। और यहाँ पे क्या है, माइनस म्यू ई ई, ये आपके पास आ जाएगा एनर्जी फ्लक्स। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लक्स। और हाँ,
ये आपने सिर्फ और तब लिया जब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अभी आप इसके अलावा होल्स का भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। थर्मो पावर एंड पेल्टियर इफेक्ट। तो पेल्टियर इफेक्ट जिस तरह पाए होता है, थोड़ा पाए से स्ट्रेट फॉर्म में होता है, उसको सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कोफिशिएंट एक्चुअली आपको बताता क्या है, ये रेशियो बताता है एनर्जी टू चार्ज ट्रांसपोर्ट फॉर चार्ज कैरियर। ठीक है। हाँ, आप क्या लेंगे, यानी कि आपके पास जो एनर्जी होगी, जैसे अभी हमने टोटल एनर्जी फाइंड की थी, हम कह रहे थे कि ये एनर्जी है, ठीक है। इस एनर्जी को अगर मैं चार्ज से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पेल्टियर इफेक्ट। ये देखें, ये आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट में ई डाल दूंगी कि अगर आप पेल्टियर इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो वो क्या है आपके पास। ये देखें आपके पास एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या है, ई सी माइनस म्यू प्लस 3/2 के बी टी। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं एनर्जी की, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है। और अगर इसी तरह एनर्जी आप होल की बात करते हैं, तो आप क्या करेंगे, म्यू माइनस ई वी लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए ई सी माइनस म्यू, और होल के लिए म्यू माइनस ई वी आ जाएगा, और बाकी सारी टर्म सेम वैसे ही होगी। ये आपने जैसे अब एन और पी आपने फाइंड किए थे ना, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें भी आप ऐसे ही करते थे कि आप जब इलेक्ट्रॉन की करते थे तो ई सी माइनस यानी बैंड एज माइनस फर्मी लेवल कर रहे होते थे, और यहाँ पे आप क्या करते थे, म्यू माइनस सी भी कर रहे होते थे। क्योंकि आपने अगर देखा हो, इनके बैंड वन भी ऐसे रहे होते हैं। यहाँ पे आप ऐसे, ये कंडक्शन बैंड का है जो ये कंडक्शन बैंड का है जो रिवैलेंस बैंड का है, इसका फर्मी लेवल आपके पास यहाँ बन रहा है और इसका फर्मी लेवल यहाँ बन रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से इसको माइनस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने अगर पेल्टियर कोफिशिएंट देखना है तो वो कैसे होगा, यानी कि एनर्जी कैरिड पर यूनिट चार्ज देखें वो कैसे होगा, वो आप लिखेंगे एनर्जी, जो एनर्जी की इक्वेशन थी, पर यूनिट चार्ज क्यू ई हो जाएगा। सेम आप अब इसको देखें, क्यू ई लिखा हुआ है, क्यू का मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रही हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन लिख देना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी फ्लक्स इज ऑपोजिट टू द चार्ज फ्लक्स, क्योंकि चार्ज फ्लक्स जो जे आपके पास आ रहा था वो पॉजिटिव में आ रहा था इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। तो ये जो आपके पास एनर्जी फ्लक्स होगा, ये इससे ऑपोजिट होता है। ठीक हो गया। होल्स में आप क्या लेंगे, अगर इसी कोफिशिएंट को आपने होल्स में लेना है तो आप एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। और एच से भी आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी एनर्जी कैरिड पर यूनिट चार्ज जो होगा वो कैसे होगा, म्यू माइनस ई वी प्लस 3/2 के बी टी बाई क्यू एच हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्यू एच क्या है, क्यू आपके पास चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप, होल के लिए आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये आपने चार्ज इसका लिख लिया ई, और प्लस, होल और इलेक्ट्रॉन में फर्क यही था कि आपके पास ये प्लस होता था। तो जो आपके पास पेल्टियर कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी एनर्जी कैरिड पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और क्योंकि जे क्यू क्या था आपके पास, जैसे हमने जे ई फाइंड किया था ना यहाँ पे स्टार्ट पे, ये इसकी बात कर रही हूँ, वैसे ही आप एंड पे क्या करेंगे, जे पी फाइंड करेंगे, जो आपके पास क्या है, पी ई म्यू एच ई हो जाएगा। ठीक है। और इस ई की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू माइनस ई वी प्लस 3/2 के बी टी, फिर साथ ही म्यू एच वैसा का वैसा, और ई, ये आपके पास क्या आ रहा है, जे वी आ रहा है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो आपके पास जे वी और जे ई था, यानी कंडक्शन का, होल का और जो इलेक्ट्रॉन का था, वो तकरीबन सेम आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है। इसीलिए आपने जो ये फिगर बनाई थी, ये जे जो आप बनाते थे, वो आप इस एक ही साइड डायरेक्शन बता रहे होते थे कि आपके पास चाहे वो इलेक्ट्रॉन के लिए आप लें, चाहे वो आप किसके लिए होल के लिए लें, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है।